नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं में फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी का होमवर्क इतना तगड़ा होता है कि क्या विरोधी क्या सहयोगी सब सरेंडर करते हैं लास्ट में। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे इतने नखरे दिखा रहे थे लेकिन आज उनको सरेंडर करना ही पड़ा। कई दिनों से नाराज फूफा की तरह मुंह फुलाए घूम रहे शिंदे आज खिलखिलाकर हंस रहे थे। भाई यह है नरेंद्र मोदी का जलवा। लेकिन आप दूसरे नेताओं को भी देख लीजिए। राहुल गांधी को अपने अडानी के मुद्दे पर ही सरेंडर करना पड़ गया था। जो राहुल गांधी कल तक अडानी अडानी कर रहे थे वो आज संभल करने लगे। अपना मुद्दा चला नहीं तो अपने सहयोगी अखिलेश का मुद्दा लपकने लगे। लाओ इधर दो। संभल जाने के लिए आज राहुल गांधी ने बहुत बवाल काटने की कोशिश की लेकिन राहुल गांधी की माहौल बनाने की सारी कोशिश योगी की पुलिस के सामने धरी की धरी रह गई। राहुल गांधी को उल्टे पांव यूपी बॉर्डर से लौटना पड़ गया। संभल जाने की जिद पकड़े राहुल गांधी का दांव कैसे उल्टा पड़ गया आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन यह भी देख लीजिए कि मोदी शाह के सामने किसी के पैतृक किसी के दांव नहीं चलते, फिर चाहे वो बीजेपी के सहयोगी ही क्यों ना हो। एकनाथ शिंदे ने इतने पैतरे दिखाए लेकिन आज वो भी लाइन में आ गए। कल तक उनकी तबीयत खराब थी लेकिन पता नहीं कौन सी दवा कौन सी घुट्टी कल देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें रात में मिलकर पिलाई कि आज खुद ही शिंदे कहने लगे कि फडणवीस का नाम तो मैंने ही सीएम की कुर्सी के लिए बढ़ाया है। फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बनने जा रहे हैं अब। और जो शिंदे इस बात को पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो साथ जाकर राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा किया, समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। शिंदे की वजह से कई दिनों से जो टेंशन चल रही थी वो टेंशन भी आज अचानक गायब हो गई। टेंशन की जगह हंसी मजाक ने ले ली। जरा उसकी एक झलक देखिए फिर आगे की बात बताता हूं। क्या आप और अजीत पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम की शपथ देंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको। अभी कल शपथ शाम है ना, तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। यानी एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए भाई। लेकिन शिंदे ने एक सस्पेंस अब भी छोड़ दिया। वो क्या है उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आज बात संभल पर जारी बवाल की। संभल पर आज दिन भर क्या क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए। फिर संभल पर सियासत का पूरा चैप्टर खोलूंगा और बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। आने वाले वक्त में ये इससे बड़ी साजिश भी कर सकते हैं। आज कारतूस दिखाएं, कल को ये दिखाएंगे कि वहां से हमें मिसाइल बरामद। हमने आपको कल ही बता दिया था कि इंडी गठबंधन में अब एक दूसरे के मुद्दे छीनने की लड़ाई शुरू हो रही है। भाई राहुल गांधी को वैसे ही कोई नेता नहीं मान रहा। ममता बनर्जी की पार्टी तो कह रही है कि क्या ही कर रहे हैं ये। अखिलेश यादव ने अडानी की बात ही किनारे कर दी। राहुल गांधी के अडानी मुद्दे को तो कोई भाव ही नहीं दे रहा। तो राहुल गांधी अब अपने सहयोगियों के मुद्दे हाईजैक करने लगे कि तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या है, तुम दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। राहुल गांधी के सलाहकारों ने उनके कान में कल ही ये बात डाल दी होगी कि बॉस अडानी छोड़िए, यहां अखिलेश यादव तो संभल का मुद्दा लेके एकदम आगे भागे जा रहे हैं। जब कांग्रेस को लगा कि संभल की रेस में राहुल गांधी पिछड़ जाएंगे तो कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका दोनों को उतार दिया। मुद्दे लपकने की इस रेस में हाईवे पर राहुल प्रियंका की गाड़ी दिल्ली से संभल की तरफ दौड़ने लगी कि चलो हम भी संभल चलते हैं। जबकि ये सारे लोग जानते थे कि संभल में धारा 163 लगी है जिसके तहत किसी बाहरी व्यक्ति को संभल आकर माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को तो सियासी माइलेज लेना था। वो बंगाल नहीं जाते हैं लेकिन यूपी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। अच्छा नहीं जाते तो साबित कैसे करते कि उन्हें भी संभल की हिंसा की परवाह है। बांग्लादेश में बोलने में कई महीने लग जाएंगे लेकिन संभल में पत्थरबाजों के लिए पहुंचना कितना जरूरी है भाई, सोचिए ना आप। आज से मुस्लिम वोट बैंक फिसलने का डर जो है। लेकिन राहुल गांधी का काफिला जब दिल्ली से संभल की तरफ बढ़ने लगा तो यूपी पुलिस ने उनके काफिले को दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को सब पता था कि उन्हें रोका जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए अरे ये क्या हो गया, मुझे कैसे रोके, सब पता था उन लोगों को।
क्यों रोका जाएगा यह भी पता था। फिर भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कुछ देर तक सड़क पर सियासी तमाशा करते रहे ताकि अच्छे से वीडियो बन पाए, पूरा माहौल सेट हो जाए। काफी देर तक दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हंगामा चला, लंबा जाम लग गया, लोग परेशान हो गए। राहुल गांधी कार से बाहर निकलकर हाथ में फिर संविधान लहराने लगे। उन्हें संभल जाने से रोका गया तो यूपी पुलिस से भिड़ गए, कहा कि वो अकेले पुलिस की गाड़ी में जाने को तैयार है, फिर भी पुलिस रोक रही है। एक बार देखिए वहां क्या हुआ, फिर इस सारे जो सियासी ड्रामे हैं उसकी एक एक सच्चाई आपको बताऊंगा। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? Where is the sensitivity? But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी। मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी हवाला दे रहे हैं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका काम है वहां संभल जाना। तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी का काम नहीं था आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो बच्ची के साथ हुआ, उसकी नृशंस हत्या हो गई, डॉक्टर इतने दिनों तक वहां हड़ताल पर बैठे रहे, तब एलओपी का धर्म नहीं निभाना था उनको, क्योंकि वहां इंडिया अलायंस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। बीजेपी शासित राज्य में कुछ होगा तभी एलओपी की आत्मा जागती है क्या पॉलिटिकल। राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया, इस पर आज दिन भर खूब हंगामा मचा। इंडी गठबंधन ने इसका विरोध किया, संसद में कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा दिया। सबको लगा कि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को रोके जाने का भयंकर विरोध करेंगे, योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया। सुनिए, आज अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर बीजेपी को तो घेरा, कहा कि किसी दल के नेता को संभल जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया उन्होंने। सुनिए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर? राहुल गांधी संभल नहीं जा पाए, पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया, लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटे, पूरा माहौल बनाकर लौटे। ऐसा माहौल बना दिया कि अखिलेश यादव भी हैरान हो गए होंगे। समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई कि कल तक तो राहुल गांधी संसद में संभल मुद्दे को भाव ही नहीं दे रहे थे, संभल पर कुछ बोल नहीं रहे थे, अडानी 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 कर रहे थे। आज अचानक ये गियर कैसे बदल दिया भाई? और अखिलेश यादव एक मामले में राहुल गांधी से पिछड़ जाते हैं कि उनके पास राहुल गांधी और कांग्रेस वाला इकोसिस्टम नहीं है, जो इतना सा काम करने पर इतना बड़ा बना के दिखा देता है। अखिलेश यादव यहीं पिछड़ जाते हैं। इस पर आज सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कांग्रेस की पोल भी खोल दी। सुनिए रामगोपाल यादव ने क्या कहा। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। एक लाइन में रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को निपटा दिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना बॉस, तो पहले संसद में तो उठाइए, वहां जा रहे हैं। क्लियर हो गया, इंडिया अलायंस ने क्लियर कर दिया कि ये सब जो हुआ है वो क्या है, सियासी ड्रामा है। संभल का मुद्दा यूपी से जुड़ा है, मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ा है, ये अखिलेश यादव का वोट बैंक है। अखिलेश यादव की राजनीति यूपी तक ही तो सीमित है, इसलिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस मुद्दे को संसद में उठाया था। जब कांग्रेस अडानी ईवीएम का मुद्दा उठा रही थी, टीएमसी महंगाई बेरोजगारी की बात कर रही थी, तब भी अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे को पकड़े रखा था और मौका मिलने पर उसे संसद में उठाया। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया, वो सुर्खियों में छा गए। इससे राहुल गांधी और उनका मुद्दा दोनों साइड लग गए। इसलिए अगले ही दिन राहुल गांधी भी संभल के मुद्दे पर माहौल बनाने लगे। राहुल गांधी यूपी से सांसद भी हैं
उनको लगा कि भाई संसद में तो अखिलेश जी ने उठा ही दिया, अब मैं क्या करूं, तो एक काम एक्स्ट्रा करता हूं, मैं सीधा चला जाता हूं, बाकी मेरे वीडियो इकोसिस्टम फैला ही देगा। मुस्लिम वोट बैंक पर कांग्रेस की भी नजर रहती है। अब संभल मुद्दे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच टकराव साफ दिख रहा है। बीजेपी ने इसी पर इंडी गठबंधन को घेर लिया। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। और यहां पर दोनों पार्टियों के बीच में देखिए कितना बेहतरीन द्वंद्व चल रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जब अपना विषय ही चेंज कर दिया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उसी दिशा में जाना पड़ा। शायद कांग्रेस को लगा होगा कि सपा ने हमसे ज्यादा माइलेज ले लिया है, तो कांग्रेस को लगा होगा हम तो बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास बड़े बड़े कई नेता हैं, हम अगर कोई ऐसा कार्य करें जिसमें बेहतर फोटो आप दिखेगा तो मीडिया माइलेज हम ज्यादा ले सकते हैं। यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इस बात की होड़ लगी हुई है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द कौन है। दूसरा, दोनों को एक गहरा घाव लगा है, राजनीतिक घाव। समाजवादी पार्टी को इतना गहरा जख्म लगा है कि अभी मलहम बहुत लगा डाला है, लेकिन वो घाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है और 2027 का सत्ताधीश बनने वाले थे और 47 तक उनका कोई राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं देता। जब राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने संभल जाने से रोका तो राहुल गांधी इसमें भी संविधान का अपमान का एंगल ले आए। कहने लगे कि उन्हें रोका जाना संविधान के खिलाफ है। प्रियंका वाड्रा कहने लगी कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार बाकी लोगों से अलग होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी यह तर्क देने लगी कि राहुल गांधी तो पुलिस के साथ अकेले जाने को भी तैयार थे भाई, फिर भी उन्हें रोका जा रहा है। क्या यूपी पुलिस राहुल गांधी के अकेले जाने पर भी हालात को संभाल नहीं सकती? एक बार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस को यह दाव उल्टा पड़ गया, राहुल गांधी को पुलिस अकेले लेके क्यों नहीं गई, और सड़क पर पब्लिक ने विरोध किया तो कांग्रेसियों ने क्या पब्लिक को पीट दिया, यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले राहुल प्रियंका को सुनिए। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। कितने कमाल की बात है, राहुल गांधी ने सारी बात बोल ली, फिर याद आएगा अरे संविधान तो लहराया ही नहीं, तो कहने जरा संविधान देना। संसद से लेकर संभल तक प्रियंका वाड्रा जिस तरह से एक्टिव हैं, उससे राहुल गांधी के लिए ही चुनौती खड़ी हो गई। हमने ये आपसे पहले भी कहा था कि प्रियंका वाड्रा के संसद में एंट्री से सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को ही लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें वो किसी को कुछ समझते तो है नहीं, जबकि प्रियंका वाड्रा का काम करने का तरीका अलग है। आज जैसे ही प्रियंका वाड्रा ने वायनाड त्रासदी को लेकर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, ऐसा राहुल गांधी के साथ बहुत कम होता है। राहुल गांधी कभी इस तरह से गृहमंत्री या किसी और मंत्री या सरकार के किसी और विभाग में अपने लोगों का काम करवाने के लिए गए हों, ऐसा कम ही सुना गया है। लेकिन प्रियंका वाड्रा अगर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए अमित शाह से मिलने में कोई हिचक नहीं दिखा रही और राहुल गांधी की तरह ये नहीं सोच रही कि मोदी शाह से मैं क्यों मिलूंगी, तो इस तरह से प्रियंका वाड्रा धीरे धीरे राहुल गांधी पे भारी पड़ने लगेंगी। भाई वो पब्लिक की बात लेके पहुंच गई अमित शाह के पास और उनको ये करना भी चाहिए, तो वो गई। राहुल गांधी की आपने लास्ट कब फोटो इस तरह से देखी होगी कि वो गए होंगे कि भाई मेरे संसदीय क्षेत्र का ये काम कर दीजिए। इसलिए पब्लिक कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रियंका वाड्रा ही राहुल गांधी को रिप्लेस कर दे। इसलिए राहुल गांधी के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती प्रियंका वाड्रा बनती जा रही है। अमित शाह से मिलने के बाद प्रियंका वाड्रा ने जो बयान दिया उसे भी आपको सुनना चाहिए। वो प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक समझ को भी बताता है। एक बार वो सुनिए, फिर बताता हूं पुलिस क्या बता रही है।
देखिए, हमने जो वहाँ की स्थिति है उससे अवगत किया है, उन्हें बताया है कि वहाँ पे किस तरह से जो हुआ, क्या क्या हुआ है और किस तरह से लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हमने अपील ये भी की कि राजनीति को परे करके जो मानवता के तहत, मानवता के आधार पर जो हुआ है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को मदद की जाए। प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के लिए खतरा न साबित होने लगे पॉलिटिकली, और ये कितना भारी पड़ेंगी ये आगे पता चलेगा। अभी संभल की कहानी पर लौटते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, या कहिए कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने संभल को लेकर जो माहौल बनाया, उसकी हवा सीएम योगी के प्रशासन ने निकाल दी। संभल के डीएम ने क्लियर कर दिया कि अभी हालात सामान्य नहीं है, 10 दिसंबर के बाद जिसको आना है वो जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी के अकेले आने की बात पर भी संभल के डीएम ने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ इतनी सिक्योरिटी चलती है भाई, तो वो अकेले कहां से चले जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। एक बार सुनिए संभल के डीएम को। अभी BNSS 163 लगी हुई है और इसके साथ साथ कुछ संवेदनशीलता और सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आए तो वो उस समय आए जब यहाँ थोड़ी संवेदनशीलता कम हो और स्थितियाँ पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएं। हालांकि स्थानीय स्थितियाँ सामान्य हैं, सभी बाजार खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, किंतु शेष सभी जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं उन सभी से हमारा रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं कि वो इसी आदेश के तहत 10 दिसंबर तक अभी रुकें, उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब आएं। राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी बहुत बड़ी है तो अकेले तो आ ही नहीं पाएंगे। श्री राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL सिक्योरिटी है। ASL का फुल फॉर्म ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, देश के रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग। इस सुरक्षा का व्यक्ति, ये प्रधानमंत्री के बाद सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा है। इस प्रकार की सुरक्षा के व्यक्ति को जहां जाना होता है एडवांस में वो प्रोग्राम बताया जाता है, एडवांस में वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है और उस जगह को सैनिटाइज करती है और उसके बाद क्लियरेंस देती है। तो ना तो आपके दिल की भावना थी जाने की और ना आपने औपचारिक रूप से जो आपका दायित्व और सुरक्षा, उन दोनों के हिसाब से भी आपने जाने की मंशा नहीं की, एक रस्म अदायगी की और उसके उपरांत लौटकर आ गए। राहुल गांधी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनका अकेले संभल जाना संभव ही नहीं। अगर एक बार तो यूपी पुलिस राजी भी हो जाए तो उनकी अपनी सुरक्षा का बड़ा इशू है, लेकिन सब जानते हुए भी राहुल गांधी ने ऐसा दिखाया जैसे उनके अकेले जाने से यूपी सरकार डर जाएगी। संभल पर सियासी रेस में अखिलेश यादव को पीछे छोड़ने के चक्कर में आज राहुल गांधी ने आम जनता को भी परेशानी में डाल दिया। उनके काफिले की वजह से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक की रफ्तार स्लो हो गई, लोग जाम में फंस गए। जब कुछ लोग इसका विरोध करने लगे तो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस समर्थकों ने उनसे मारपीट कर दी। इस मारपीट का एक वीडियो भी मौजूद है, आप भी देखिए वहां क्या हुआ। ये आगे कांग्रेस वाले हैं, जुलूस निकाल रहे हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी। तो जो है अभी और आगे लंबा जाम अभी तो और भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत है अभी तो टाइम लगेगा, इसमें तो सारी सब्जियां बढ़िया, फिर सब्जी खराब हो जाएगी, सप्लाई के काम में सब्जी खराब हो जाएगी हमारी। सब्जी लेके जा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, सब्जी बस निकलने वाला है। हाँ जी। अब किसी गरीब की सब्जी खराब हो जाए तो हो जाए, राहुल गांधी जो सियासी खिचड़ी पका रहे हैं वो खराब नहीं होनी चाहिए, उसमें माहौल बना रहना चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी संभल में उस जगह अकेले जाने की जिद करने लगे जहां अभी भी पुलिस को हिंसा में इस्तेमाल हथियार मिल रहा है, जहां कल ही मेड इन पाकिस्तान और अन्य विदेशी कारतूस के खोखे मिले। यानी अभी संभल के हालात संभले नहीं है, पूरी तरह से सामान्य नहीं कहे जा सकते। आज भी सबूतों की तलाश में यूपी पुलिस ने संभल की गलियों की खाक छानी। वहां नालियों से गंदगी निकालकर भी पुलिस मेटल डिटेक्टर से यह चेक कर रही है कि कहीं इस कचरे में कोई हथियार तो नहीं है। हमने आपको कल भी बताया था कि संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। संभल की नालियों से पाकिस्तानी फैक्ट्री के कारतूस मिले, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का खोखा मिला है, अमेरिका की फैक्ट्री में बने कारतूस बरामद हुए। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह सब चीजें संभल में बड़ी साजिश का इशारा कर रही हैं।
लेकिन जब अखिलेश यादव से इसके बारे में सवाल किया गया तो वो इसे बहुत हल्के में लेने लगे। विदेशी कारतूस मिलने का भी पुलिस की कारस्तानी कह रहे हैं कि पुलिस ने कारस्तानी की है। सुनिए एक बार। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। एक हफ्ते के बाद में जिस जनता के पास में कोई हथियार नहीं था, ये साबित करना कि उनके पास कारतूस थे, वो भी पाकिस्तान के, ये लोग अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और किस प्रकार उससे मुद्दे को डाइवर्ट कर सकें, इसलिए इस टाइप की वो कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये इससे बड़ी साजिश भी कर सकते हैं। आज कारतूस दिखाएं, कल को ये दिखाएंगे कि वहां से हमें मिसाइल बरामद हुई। आप सोचिए मुस्लिम वोट बैंक की ताकत क्या है कि नेता वीडियो में दिख रहा है कि ये लोग पत्थर चला रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है कि वहां बंदूक लहराई जा रही है, उसके बावजूद मीडिया के कैमरे पे खड़े होकर डिफेंड कर रहे हैं बॉस कि वहां तो किसी की आम आदमी के पास बंदूक ही नहीं थी, ये खोखे तो पुलिस ने रख दिए हैं, उनसे पुलिस वालों से पूछिए कहां की बंदूक है। आप सोचिए किस तरह की पॉलिटिक्स है ये। एक तरफ इंडी गठबंधन में लड़ाई मची है इस पूरे पॉलिटिकल सियासी फायदे को अपने तरफ लाने की। उधर आप बीजेपी को देखिए कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का इतना सियासी ड्रामा चल रहा था, फिर भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे से बात की। फडणवीस कल खुद जाकर शिंदे से मिले और आखिर में शिंदे को मना भी लिया। कई दिनों के सस्पेंस को खत्म करते हुए आज एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए, देवेंद्र फडणवीस को अपना सीएम मान लिया, राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। यानी यहां इंडी अलायंस में नहीं बन रही, और वहां आप महायुति में देखिए कि सब सेट हो गया मामला। आप एकनाथ शिंदे की 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। कुछ दिन पहले जब वो अमित शाह से दिल्ली में मिले थे तो चेहरा एकदम लटक गया था। आज जब वो अपने सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो हंसी ठट्ठा चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल जो है वही बता रहा था कि महाराष्ट्र में मामला सेट है। एक बार देखिए महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कैसे हंसी मजाक हुआ है। ये वीडियो दिन का सबसे हिट वीडियो बन गया, खूब वायरल हो रहा है। उसके बाद आगे की बात बताता हूं। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। यानी हंसी मजाक का माहौल चल रहा है, लाइट मूड में बातें हो रही हैं। और ऐसे दौर में जब इंडी गठबंधन के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, उस गठबंधन के दौर में सहयोगियों का यूं हंसी मजाक करना भी कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने यह कहकर थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि वो कल शपथ लेंगे या नहीं, ये बाद में क्लियर होगा। लेकिन शिवसेना सूत्रों से खबर है कि एकनाथ शिंदे भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस भी आज शाम को एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पर गए। दोनों के बीच करीब 45 मिनट बातचीत भी हुई है। हालांकि अब सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर तो बात क्लियर है, इसलिए बहुत संभव है कि यह मुलाकात मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर हुई। आप यह भी देखिए कि आज जब महायुति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तीनों नेताओं ने एक लाइन पर चलते हुए एकदम क्लियर कर दिया कि 5 साल यह सरकार आराम से चलेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि उनका सीएम बनना तो एक टेक्निकल अरेंजमेंट है, वो शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर काम करेंगे। अजीत पवार ने भरोसा दिया कि 5 साल स्थिर सरकार चलेगी, कोई विधायक किसी पार्टी से नहीं भागेगा। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि हम एक टीम की तरह काम करेंगे। महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने जा रही है। कल शाम को वो मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। शपथ समारोह के भव्य होने की भी जानकारी। कल का दिन देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत खास है। उन्होंने इस पद के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। 2019 में भी वो सीएम बनते बनते रह गए थे, उनके साथ खेला हो गया था। तब कई लोगों ने फडणवीस का खूब मजाक बनाया था, लेकिन तब उन्होंने विधानसभा में अपने विरोधियों को कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। उनका यह पुराना बयान आज बड़ा वायरल हो रहा है। सुनिए एक बार। मेरा पानी उतरता देख
मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। और वाकई ऐसा समंदर लौटा जिसने बड़े बड़ों को अपने साथ बहा कर ले गया।